विभाजनकारी ताकतों के बीच एकजुट खड़ा बिहार। जैसा कि तय था, नई दिल्ली में भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और 1991 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसके बाद पीवी नरसिंह राव की सरकार बनी, जो 5 साल तक चली। राव के दौर में ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती मूक दर्शक बने देखते रहे, तब मुझे दुख और क्षोभ हुआ। अदालत ने उन सभी को मस्जिद विध्वंस का अभियुक्त माना। मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूँ कि इस देश में सबसे जघन्य अपराध करने के कारण वे अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाएं। उन्होंने सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी, उन्होंने उस धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट कर दिया जिसके लिए भारत जाना जाता है। मस्जिद के विध्वंस से पहले प्रधानमंत्री राव ने राष्ट्रीय एकता परिषद NIC की बैठक बुलाई थी, जिसमें इस पर विचार विमर्श होना था कि 6 दिसंबर को अयोध्या में RSS भाजपा कार्यकर्ताओं को बुलाने की आडवाणी की योजना का उद्देश्य क्या था। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं NIC का सदस्य था और मैंने उस बैठक में भाग लिया था। आडवाणी भी उस बैठक में आमंत्रित थे और वह मौजूद थे। आडवाणी ने NIC को आश्वस्त किया था कि यह एक शांतिपूर्ण बैठक होगी जिसमें हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन RSS के वॉलंटियर्स ने, जिन्हें आडवाणी और RSS भाजपा के दूसरे नेता कारसेवक कहते हैं, ऐतिहासिक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। वे इसके लिए पूरी योजना बनाकर ही आए थे। मेरे मन में पहले से ही आशंका थी कि वे मस्जिद को ध्वस्त कर देंगे। दुखद रूप से मेरी वह आशंका सही साबित हुई। विध्वंस के बाद अतिवादियों ने पूरे देश में अल्पसंख्यकों को डराने और माहौल को सांप्रदायिक बनाने का काम शुरू किया। गुजरात और देश के दूसरे हिस्सों में ऐसा करने में वे सफल भी हुए, लेकिन मैं बिहार में पूरी तरह सतर्क था। लोगों के बीच मेरे जो सूत्र थे, उनसे मुझे पता चला कि राज्य में जो समाज विरोधी तत्व थे, उन्होंने अयोध्या के विध्वंस में भाग लिया था और वे लोग जूट के थैलों में ध्वस्त मस्जिद के पत्थर, ईंट और संगमरमर के टुकड़े लेकर आ रहे थे। उनकी योजना थी कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में इन टुकड़ों की ढेरी बनाई जाए, फिर उन्हें अपवित्र कर दिया जाए ताकि अल्पसंख्यकों में गुस्सा फैले और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। मैं उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की सवारियों की जांच करने तुरंत दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। मेरे सुरक्षा गार्ड तथा फुलवारी शरीफ के थाना इंचार्ज और कुछ कांस्टेबल मेरे साथ थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, मैं एक डब्बे में घुसा और 5 युवकों को पकड़ लिया, जो जूट के थैले में अयोध्या से ईंट और पत्थर के टुकड़े ला रहे थे। सिपाहियों की मदद से मैंने उन 5 युवकों को ट्रेन से बाहर खींचा और उन्हें पुलिस की जीप में बिठाया। मैंने पुलिस को फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन चलने को कहा, लेकिन जैसे ही जीप वहां पहुंची, मैंने पाया कि पकड़े गए 5 युवकों में से सिर्फ 2 ही जीप में थे। बाद में मुझे पता चला कि एक सरकारी कर्मचारी ने, जो ललाट पर टीका लगाए हुए था और हमारे काफिले में था, 3 युवकों को रास्ते में चुपचाप भगा दिया। मैंने उस कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करवा दिया। पुलिस ने उन 2 युवकों को दंगा भड़काने की विविध धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया और ईंट तथा पत्थरों के टुकड़ों को मालखाने में जमा करवा दिया। उसके बाद मैंने उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया जो राज्य से अयोध्या मस्जिद विध्वंस के लिए गए थे। ऐसे लोगों की शिनाख्त करने के काम में गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों ने
पुलिस और प्रशासन की बड़ी मदद की। माहौल ऐसा बन गया कि सांप्रदायिक तत्व बिहार में डरने लगे तथा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय का हौसला बढ़ा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भाजपा ने देश के कई राज्यों के चुनाव में राजनीतिक फसल भी काटी, लेकिन भाजपा के संकीर्ण एजेंडे की बिहार में कोई स्वीकार्यता नहीं थी। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक संघ परिवार से घृणा करते थे। बेशक भाजपा केंद्र में हमारी सरकार गिराने में सफल रही, लेकिन वह बिहार में हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसके बजाय राज्य में सांप्रदायिक संघ परिवार को अपना एजेंडा फैलाने से रोकने की प्रक्रिया में मेरी ताकत बढ़ती चली गई। मैंने अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया को जो उस समय अपने उकसाने वाले भाषण दिए जाते थे, बिहार में घुसने ही नहीं दिया जब सीतामढ़ी को तबाह किया गया। अगले एपिसोड में।